हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ पवन। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो जो मोस्टली साइंटिस्ट की हेल्प से जो हमें पता चला, जैसे कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स मैक्सवेल ने बताई, कुछ एक करैक्टरिस्टिक्स हार्ज ने बताई, तो ऐसे जो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो करैक्टरिस्टिक्स जो पता चली, तो वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बारी बारी से अब इनको डिस्कस करते हैं। काफ़ी मतलब इजी करैक्टरिस्टिक्स है, लेकिन है काफ़ी ज़्यादा, और इन करैक्टरिस्टिक्स में से ही एग्ज़ाम के अंदर 2 या 3 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो समझिए, तो करैक्टरिस्टिक्स जो है, प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो क्या है। सबसे पहले अगर हम डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए साइनसोइडल वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ओके, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक साइनोसॉइडल वेव है, मतलब आप उसको साइन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और साथ के साथ जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर हम इसको दिखाना चाहें, सबसे पहले आपने ये चूज़ करना है कि आप वेव को किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कराना चाहते हैं। तो वेव को जैसे आप एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कराना चाहते हैं, वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस प्रोपोगेट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा वो वाई और जेड के अलोंग मिलेगा। वाई और जेड जो है उनको आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए चेंज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई में दिखा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को जेड में दिखाएंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड में दिखा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को वाई में दिखाएंगे। ओके, तो जैसे ये आपके सामने दिखाया हुआ है, वेव जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और यहाँ पर ये जो ब्लू कलर की, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है, और जो रेड कलर की जो डॉटेड लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है। ये यहाँ पर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई नोट। मैक्सिमम वैल्यू को जो रिप्रेजेंट किया है वो यहाँ पर ई नोट से दिखाया है, और ये है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी नोट। इसको दिखाया गया है बी नोट से। ओके, इस टाइप से। अगर इसको थोड़ा सा और कंप्लीट करना चाहें तो और कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट जो की जाती है, प्रोड्यूस जो की जाती है, वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस की जाती है? विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटरी या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो सोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो क्या है हमारे पास? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज एन ऑसिलेटरी या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है इसकी। हालांकि 2-3 करैक्टरिस्टिक्स जो है वो इसकी डेफिनेशन में ही आ चुकी है, लेकिन फिर भी आप इसको अलग अलग से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो प्रोड्यूस जो करते हैं, जनरेट जो करते हैं, वो किससे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेटरी या एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। ये लास्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी वो क्या है? यहाँ पर जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है एक साइनोसॉइडल वेव है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जो दिखाया जाता है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ ई से, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। जो गलती जो की जाती है इसको लिखने में, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, एक्स वाई जेड कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है, इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस एक्सिस के अलोंग है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसके अलोंग है? वाई के अलोंग है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे, ई वाई। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ई नोट साइन ऑफ के एक्स। यहाँ पर एक्स आपने तभी लिखना है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है, उसी टाइम पे आप इसको एक्स लिखोगे। ये नहीं देखना है कि आपने ये आप हर जगह एक्स ही लिख रहे हो, चाहे वेव वाई में है जेड में प्रोपोगेट कर रही है। अगर वेव एक्स में प्रोपोगेट कर रही है तो ही यहाँ पर आप एक्स में लिखोगे। 2-3 कन्फ्यूजन रहती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स को। ये भी नहीं देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर वाई क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हम जो एक्सप्रेशन जो लिख रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लिख रहे हैं, और वो है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों काफ़ी बार बताया जा चुका है। तो जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है वही यहाँ पर आपने लिखना है। अगर वेव यहाँ पर वाई के अलोंग प्रोपोगेट कर रही होती तो यहाँ पर आप वाई लिखते, अगर वेव यहाँ पर जेड के अलोंग प्रोपोगेट कर रही होती तो आप यहाँ पर जेड लिखते। ओके,
पहला कन्फ्यूजन ये नहीं रहना चाहिए। तो अब हमारी जो वेव जो प्रोपोगेट कर रही है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कर रही है, तो इसको आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई के लॉन्ग है तो यहाँ पर इसके सबस्क्रिप्ट में आप वाई लिख दोगे। सेम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे, बी, किसके अलोंग है, अलोंग जेड एक्सिस, तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आप जेड लिख दोगे, इज इक्वल टू बी नोट साइन ऑफ के। अब फिर से यहाँ पर आप क्या लिखोगे, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करी, एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी। यूनिट लिखना चाहो यूनिट भी लिख सकते हो साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपके पास यूनिट होती है दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड की जो आपके पास यूनिट होती है दैट इज टेस्ला। जिस भी फॉर्म में लिखना चाहो आप, टेस्ला में या वेबर में। तो अब इनका मीनिंग समझिए, यहाँ पर ई नोट और बी नोट जो है दैट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दैट इज ई नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नोट दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। के है यहाँ पर वेव नंबर, के है यहाँ पर वेव नंबर जो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई लैम्डा के। लैम्डा है यहाँ पर वेव लेंथ जो किसके इक्वल होती है, किन्हीं भी दो सक्सेसिव क्रस्ट या सक्सेसिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास लैम्डा होती है। लैम्डा और वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ वेव के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं वेव की, तो वेव की जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख के चलूँगा, यहाँ पर v की जगह वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जगह c लिख करके चलूँगा। c जो है वो अंडरस्टूड है, दैट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए आप। और दूसरा यहाँ पर ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो किसके इक्वल होती है, 2 पाई न्यू। ओके, न्यू वही यहाँ पर आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक्स जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है वो कोऑर्डिनेट टी, जिस भी टाइम पे आप देखना चाह रहे हो, लिखना चाह रहे हो, जैसे 0 के ऊपर देखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप स्मॉल टी को 0 रखोगे। जहाँ पर भी आप देखना चाहते हो t/2 पे, t/4 पे, जहाँ पर भी t वो टाइम है। ओके, अब अगर हम इसको टाइम पीरियड के टर्म में भी लिखना चाहें तो टाइम पीरियड के टर्म में क्या लिख सकते हैं, टाइम पीरियड मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसको हम टाइम पीरियड का नाम दे सकते हैं, दैट इज 0, दैट इज t, दैट इज t/2। टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखें तो हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो ऐसी जो है आपको न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करोगे तो उस टाइम पे आपको ये 3-4 फॉर्म में ये इक्वेशन लिखी हुई मिल सकती है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इनको लिख देता हूँ पहले किस किस फॉर्म में आपको ये मिल सकती है। जैसे सबसे पहले तो ये आपको ऐसे मिल सकती है ई नोट साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी, या ऐसे मिल सकती है ओमेगा टी प्लस माइनस kx, किसी बुक में मिल सकता है ओमेगा टी प्लस kx, किसी बुक में मिल सकता है ओमेगा टी माइनस kx, या kx प्लस ओमेगा टी, या kx माइनस ओमेगा टी। जो भी है ये सब आप +1 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैंने इसको सीधा सीधा आप इसको ऐसे लिख देना, ई नोट साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू बी नोट साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी। ओके, ये एग्जैक्ट फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब जो अदर फॉर्म्स जो हम इसकी लिख सकते हैं वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं इसको k को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा को 2 पाई न्यू। सेम ऐसे इसमें भी लिख सकता हूँ, तो एक के लिए करके दिखा रहा हूँ, दूसरे के लिए आप खुद कर लेना। तो यहाँ से अगर मैं 2 पाई को कॉमन लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से 2 पाई को कॉमन लेता हूँ तो बाहर आ गया 2 पाई, यहाँ पर बच गया x बाई लैम्डा, यहाँ पर बच गया x बाई लैम्डा, और यहाँ पर बच गया न्यू टी। ओके, तो एक एक्सप्रेशन ये आ जाती है इन टर्म ऑफ दिस। एक उसमें थी, मोस्टली बुक में आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है। सेम इसके लिए लिखोगे तो इसके लिए लिखोगे तो 2 पाई बाहर x बाई लैम्डा न्यू टी। ओके, एक और अदर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड, उसमें भी लिख सकते हैं, न्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी। कैपिटल टी यहाँ पर टाइम पीरियड है और स्मॉल टी यहाँ पर वो टाइम है जिस भी टाइम पे आप देखना चाह रहे हो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। सेम ऐसे ही इसमें। तो इस टाइप से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को घुमा फिरा करके 4-5 जितने भी टाइप से आप रिप्रेजेंट करना चाहो कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में वो आपको किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेशन दे सकता है, इस फॉर्म में या इससे पहले वाली में, ऐसे पहले वाली में, और आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि वहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, वेव नंबर कितना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एक्सप्रेशन लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इस टाइप से वो आपसे काफ़ी टाइप से जो है वो क्वेश्चंस को पुटअप कर सकता है। ओके, तो ये हो गया आपके पास यहाँ तक।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी जो है, यहां पर ये जो रेशियो जो आएगा दैट इज ई नोट बाई बी नोट, रेशियो दैट इज ई नोट बाई बी नोट दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आए, चाहे कुछ भी आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, जब आपके पास ये जो दो एक्सप्रेशन जो आएगी, यहाँ पर मान लीजिए जो भी वैल्यू आई 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर बी नोट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10⁻2 मीटर, सॉरी ये जो अभी आपके पास आएगा 3 इंटू 10⁻10, ये बी नोट जो आएगा आपके पास कितना आएगा, 10⁻2 आएगा। क्योंकि ये जो रेशियो जो आएगा दैट इज ई नोट बाई बी नोट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो किसके इक्वल होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा मिलता ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ई नोट इज इक्वल टू सी इंटू बी नोट। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आती है, और सीधा सीधा E बाई बी ये भी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे कुछ भी कर लीजिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सी इंटू बी। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is 3 into 10⁸ टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से इतना पावरफुल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 2 टेस्ला है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास 2 टेस्ला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वहां पर उसकी वैल्यू कितनी है, अगर ये 2 टेस्ला है तो 6 इंटू 10⁸ न्यूटन पर कूलम। तो इतना जो है इसका इफेक्ट जो इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। इसीलिए जो आपके पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो तैयार किए जाते हैं, जो आप नेक्स्ट यूनिट में जो पढ़ोगे ऑप्टिक्स के अंदर, जैसे माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, अदर जितने भी आपके ऑप्टिकल फिनोमेना जो देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट, वो सारे के सारे ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो फैक्टर है वो क्या है, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला। मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होता ऑप्टिकल इफेक्ट देखने के लिए, कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इसीलिए इसको हम अलग से नाम दे देते हैं, इसी को ही हम नाम देते हैं लाइट वेक्टर का, लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम नाम देते हैं लाइट वेक्टर का। मतलब जो लाइट के जितने भी इफेक्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, ऑप्टिकल इफेक्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, वो किसकी वजह से देखने को मिलेंगे, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, नॉट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। यहाँ से आपको देखने को दिख भी रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का तो बहुत कम रोल है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए इसकी। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आती है वो क्या है, लाइट जो ट्रैवल जो करती है, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल करती है उसकी जो स्पीड तो जो दी जाती है स्पेस के अंदर, वैक्यूम के अंदर, वो किससे दी जाती है, 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। जब आप इनकी वैल्यू पुट करके सोल्व करते हो, एप्सिलॉन नॉट आपके पास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम -2। ओके, यही होता है। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एफ, तो न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। ओके, ये इसकी यूनिट होती है। सेम ऐसे ही जो आपके पास जो म्यू नोट जो होता है, म्यू नोट की जो आपके पास जो वैल्यू जो है, वो आपके पास वैल्यू कितनी होती है इसके लिए, म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू
10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। इसकी भी एक बार यूनिट चेक कर लेते हैं। दैट इज B = μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। तो दैट इज मीटर स्क्वेयर। तो ये आपके पास कितना हो गया, μ0 हमें चाहिए टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ओके, तो आप भी चेक कर लेना एक बार इन यूनिट्स को। तो जब ये वैल्यू पुट करके आप इसे सोल्व करोगे μ0 और ε0 की वैल्यू, तो ये हमारे पास कितना आता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इतनी स्पीड से लाइट चलती है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट है। तो स्पेस के अंदर जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। मीडियम में कितनी होगी, मीडियम में होगी v = वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव = 1/με0। उस मीडियम में मैग्नेटिक परमिटिविटी कितनी है उस मीडियम की, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी है उस मीडियम की, वो वैल्यू पुट करके जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास उस मीडियम की वहाँ पर उस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर मीडियम है तो भी वो प्रोपोगेट कर सकती है, अगर मीडियम नहीं है तो भी वो प्रोपोगेट कर सकती है। ओके, जैसे आपके पास जो मैकेनिकल वेव जो होती है, जैसे साउंड वेव है, उसको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मीडियम आप उसको नहीं सुन पाते हैं, लेकिन इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम है उसमें भी ट्रैवल हो जाएगी, मीडियम नहीं है उसमें भी आपके पास ट्रैवल हो जाती है। और इसकी स्पीड जो होती है काफ़ी हाई होती है, जैसे आपने 9-10 में पढ़ा होगा। जैसे जब लाइटनिंग जब होती है तो लाइट तो आपको काफ़ी टाइम पहले दिखाई दे जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ आपको थोड़े टाइम बाद सुनाई देती है, अप्रोक्सीमेटली 8 सेकेंड जो बताया जाता है। तो इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि जो इसकी जो स्पीड है आप देख सकते हो, अब आपकी समझ में आ गया होगा। लाइट की जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो जो लाइटनिंग जो होती है, तो जब आपको लाइट जो दिखाई देती है वो इतनी स्पीड है उसकी, और जो साउंड की जो अप्रोक्सीमेट जो आपके पास स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली 332 मीटर/सेकेंड, वो इतनी स्पीड से आती है, जिसकी वजह से ये 8-10 सेकेंड का गैप आपको दिखाई देता है। ओके, तो जो लाइटनिंग जो गिरनी होती है, जिसके ऊपर भी बोलते हैं, जैसे कि जिसके ऊपर भी गिर गई, तो जब आवाज़ आती है तब नहीं गिरती है, वो पहले ही गिर चुकी होती है। वो लाइट जब आपको फ्लैश दिखाई देता है उस टाइम पे वो गिरनी होती है, वहाँ पे गिर जाती है। जब साउंड आती है तो आपको अपने कान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, कभी आप ये सोचो कि अब गिरेगी, वो पहले ही गिर चुकी होती है। तो आप उस साउंड को आराम से सुन सकते हैं जितनी भी उसकी साउंड है। नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टी, जो आपको डायरेक्शन जो मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो हमेशा ऐसे दी जाएगी, E×B। दैट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर वेक्टर। तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, जो आपका रूल पता होना चाहिए, दैट इज I×J, J×K एंड K×I। तो I×J मीन्स K कैप, J×K मीन्स I कैप, K×I मीन्स J कैप। मतलब कहने का, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके अलोंग मिलेगी आपको, जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करती हुई मिलेगी। सेम ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग है, तो जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपोगेट जो करती हुई दिखाई देगी वो एक्स एक्सिस के अलोंग दिखाई देगी। सेम ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग जेड एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड जो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको अलोंग वाई एक्सिस प्रोपोगेट करती हुई दिखाई देगी। तो इसकी हेल्प से आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में वेव जो है वो प्रोपोगेट कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी भी कैरी करती है, मोमेंटम भी उसके पास होता है, और उसके पास वो फोर्स भी एक्सर्ट करती है, वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उसकी एनर्जी का या एनर्जी डेंसिटी का, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल एनर्जी जो होती है, या हम कहें जो एनर्जी डेंसिटी जो होती है, वो इन दोनों में इक्वली डिवाइड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मान लीजिए जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सिंपल मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, जैसे उसकी जो एनर्जी जो है, उसकी एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी जो है वो 20 जूल है। 20 जूल है, तो उसकी जो एनर्जी जो है दैट इज ये जो टोटल एनर्जी जो है वो इन दोनों की वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड।
और दोनों की जो एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है। मतलब कहने का अगर टोटल एनर्जी जो है वो 20 जूल है तो 10 जूल इसकी वजह से है और 10 जूल इसकी वजह से है। 10 जूल इसकी वजह से और 10 जूल इसकी वजह से, दोनों की वजह से 10-10 जूल है, जिसकी वजह से टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो टोटल जो हमारे पास एनर्जी जो है वो कितनी है, 20 जूल है। इसको अब प्रूव करेंगे। देखिए कैसे कह सकते हैं कि उनके पास जो एनर्जी जो है वो आपके पास इक्वल होती है। तो इसके लिए हम कंसेप्ट लेकर के चलते हैं एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर एनर्जी डेंसिटी इक्वल है दोनों की वजह से, इट मीन्स एनर्जी भी इक्वल मिलेगी। आपके पास एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर एनर्जी डेंसिटी इक्वल, इट मीन्स एनर्जी भी दोनों की वजह से इक्वल है। एनर्जी डेंसिटी का हम यहाँ पर रोल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी के बारे में आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एनर्जी डेंसिटी पढ़ चुके हैं और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एनर्जी डेंसिटी पढ़ चुके हैं। कितनी होती है एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं ई डी एनर्जी डेंसिटी दिखा रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ई डी स्मॉल ई से ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास कितनी होती है एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये आप पढ़ चुके हैं। ओके, और जो एनर्जी डेंसिटी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एनर्जी डेंसिटी फॉर, यू से दिखा देता हूँ इसको, एनर्जी डेंसिटी को, एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कितनी होती है, हाफ म्यू नोट, इसमें म्यू नोट नीचे होता है, और बी स्क्वायर। ये होती है किसके लिए, एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये होती है एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब हमें दिखाना है कि इन दोनों की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये दोनों इक्वल होती है। कैसे दिखा सकते हैं हम यहाँ से इसको ईजिली, आराम से। सबसे पहले तो देखिए, अगर हम इसको दिखाना चाहें, ये जो देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू जो है, फिर से यहाँ पर वही रोल आएगा मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का। यहाँ पर ये जो हमने एक्सप्रेशन जो लिखी है, इसमें ये जो वैल्यू जो है आरएमएस वैल्यू है, दैट इज ई इज द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी इज द आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। न्यूमेरिकल में भी कंफ्यूजन होगा कई बार उसमें, अगर उसने ये नहीं बोला है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, इट मीन्स वो जो न्यूमेरिकल में जो गिवन जो है वो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है। सेम वही कंसेप्ट जो हमने लास्ट जो आपके पास चैप्टर था जिसमें हमने वहाँ पर वोल्टेज के ऊपर अप्लाई किया था, आरएमएस वोल्टेज, वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। अगर उसने न्यूमेरिकल में बोल रखा है कि ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है या उसका एम्पलीट्यूड है, तब आप उसको मैक्सिमम वैल्यू का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है और आपको डायरेक्ट बता दिया कि वहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, इट मीन्स वो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। दोनों में रिलेशन क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में और मैक्सिमम वैल्यू में वही रिलेशन है, ई इज इक्वल टू ई नोट बाई रूट टू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई रूट टू। सेम ऐसे ही रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाई रूट टू, ई नोट बाई रूट टू, बी नोट बाई रूट टू। अगर मैं इसको एनर्जी डेंसिटी को इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू जो होती है देखिए, दैट इज ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, बी इज इक्वल टू बी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। आप इसको कंप्लीट सोल्व करने की बजाय अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू दिख रही है सीधा सीधा, यहाँ पर लिखा हुआ है 10, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो ये उठा लीजिए सीधा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और आप उस न्यूमेरिकल को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको लिखना चाहें इन टर्म ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन टर्म ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैसे लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी को, देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की जगह ई नोट स्क्वायर बाई रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नोट स्क्वायर। सेम ऐसे ही इसको लिखोगे तो बी नोट स्क्वायर बाई रूट टू का स्क्वायर, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 1/4 म्यू नोट बी नोट स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इन टर्म ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इन टर्म ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बार कंफ्यूजन होता है तो इसके अंदर भी ऐसे ही कुछ भी यूज़ कर देते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। तो न्यूमेरिकल में आपने ये देखना है कि उसने अगर उसने ये बोला है मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैक्सिमम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो ये। अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है मतलब आरएमएस वैल्यू है, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना था, अब हमें प्रूव करना था एनर्जी डेंसिटी जो है दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इक्वल है। देखिए कैसे प्रूव कर सकते हैं,
तो कोई भी ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, ये तो न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम ना है इसलिए आपको बताया है। अगर हम ये लेकर के चलते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, तो अभी जो हमने एक्सप्रेशन स्टडी किया दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, यही स्टडी किया 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी, दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1/म्यू नॉट सी स्क्वायर, यही आएगी। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आएगी 1/एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिए, दोनों जगह पे सेम आएगा, यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का, वैलिड है। ये जो वैल्यू जो आती है हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल आती है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह वैल्यू पुट किया आपने कितनी 1/म्यू नॉट इंटू डिवाइड बाई सी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। और इसको जब आप सोल्व करोगे मैग्नेटिक डेंसिटी के लिए जब आप लिखोगे तो 1/2 म्यू नॉट की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये अब 1/एप्सिलॉन नॉट है तो ऊपर चला जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब जो हमारे पास सी जो होता है, सी एक और रिलेशन जो आया था अभी हमारे पास E/B के इक्वल या E0/B0 के इक्वल लिख सकते हैं। E/B जो अब मैंने ऐसे नहीं लिखा था, इसको वैलिड करने के बाद ये लिखा जाता है। हमारे पास E किसके इक्वल होता है E0/√2, B किसके इक्वल होता है B0/√2। तो E/B जब आप निकालोगे E0/√2 डिवाइड बाई B0/√2 तो आप इसको लिख सकते हो E0/B0 इसके लिए, ये हमेशा C के इक्वल ही आता है। तो अब अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, C की जगह दैट इज इक्वल टू E0/B0, या अगर मैं B की जगह लिखना चाहूँ B की जगह लिख लेता हूँ, इसमें E की जगह लिख लेता हूँ तो E की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ C इंटू बी। तो C इंटू बी अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/2 म्यू नॉट सी स्क्वायर ई स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर आ गया। हम लेकर के चले थे इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो लेकर के एनर्जी डेंसिटी जो लेकर के चले थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और हमारे पास इक्वल किसके लिए आ गई, जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आई थी किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सेम ऐसे जब आप इसको सोल्व करोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, बी की जगह जब आप वैल्यू पुट करोगे ये वाली बी की जगह जब आप वैल्यू पुट करोगे कितनी E/C, तो इसका जब आप स्क्वायर करोगे E²/C², सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी लेकर के चले थे मैग्नेटिक फील्ड के लिए और इक्वल किसके लिए आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। मतलब कहने का ये दोनों वैल्यू इक्वल है, एनर्जी डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास दोनों इक्वल होती है। सेम ऐसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको इस फॉर्म में फाइंड आउट करके देखिए, मैक्सिमम वैल्यू की फॉर्म में, हमने इसकी फॉर्म में निकाला है, RMS वैल्यू की फॉर्म में, आप इसकी फॉर्म में निकाल करके ट्राई करके देखना इक्वल आती है नहीं, इक्वल ही आएगी। ओके, अब अगर मैं लिखना चाहूँ टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास, टोटल एनर्जी डेंसिटी अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो दोनों के लिए इक्वल है, दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी मेरे पास कितनी आ जाएगी, टोटल एनर्जी डेंसिटी कितना लिख सकता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इतनी और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इतनी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल आ गई तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, हाफ बाई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बाई हाफ प्लस 1 म्यू बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये आ जाएगा इसकी टर्म में, इन टर्म ऑफ RMS वैल्यू। अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम वैल्यू की टर्म में, तो मैक्सिमम वैल्यू की टर्म में फाइंड आउट करूँगा तो कितना आएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो कितना आएगा, 1/4 प्लस 1/4 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर।
सेम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लिए 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। तो बहुत बार कन्फ्यूजन रहती है इसके अंदर, मोस्टली बुक में, किसी बुक में तो इन फॉर्म में लिखा मिलता है ऐसे, और किसी बुक में इस फॉर्म में लिखा मिलता है ऐसे। तो आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों टाइप से मैंने आपको बता दिया है। ओके, न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करोगे फिर से वही, अगर मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड बोल रखा है तो ये फॉर्मूले यूज़ करोगे, और अगर कुछ भी नहीं बोल रखा है इट मीन्स आरएमएस वैल्यू है, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये तो हो गया हमारे पास एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। सेम ऐसे आप इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके जितने भी एरिया पे वो गिर रही है उसकी आप एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। वो अभी नेक्स्ट इसमें कर लेते हैं इकट्ठा ही। देखिए ये आप लिख लीजिए साइड में, इन टर्म ऑफ, वो तो साफ कर दिया, इसी के टर्म में लिख लेते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर हाफ म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग per unit area per unit time is known as intensity of light। कितने एरिया के ऊपर वहाँ पर यूनिट टाइम में कितने एरिया के ऊपर वहाँ पर उस लाइट की कितनी एनर्जी वहाँ पर फॉल हो रही है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको समझने के लिए लेकर के चलते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपके पास कोई रीजन है, ये आपके पास कुछ किसी भी शेप का आप कोई रीजन ले सकते हैं। जैसे ये आपके पास कोई रीजन है, ये इधर सरफेस है, ये इसका एरिया ए है और ये इसकी लेंथ जो है वो एल है। अगर मैं इसका टोटल वॉल्यूम बताना चाहूँ तो टोटल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो ये हो जाएगी ए इंटू एल। अब मान लीजिए इसके ऊपर लाइट जो फॉल कर रही है, लाइट जो फॉल कर रही है, इस पर लाइट फॉल कर रही है, लाइट जो ट्रैवल करती है कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है, सी स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर एनर्जी जो होगी मेरे पास, एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी मेरे पास क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। मैं एक फॉर्म में लेकर के चल रहा हूँ, दूसरी फॉर्म में आप खुद फाइंड आउट करोगे, और आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में भी आपने खुद फाइंड आउट करके देखना है। तो देखिए एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आई मेरे पास इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और वॉल्यूम जिस एरिया जिस शेप पे ये लाइट जो फॉल हो रही है उसकी वॉल्यूम कितनी है, ए इसका एरिया लेकर रखा हमने, एल इसकी लेंथ ले रखी है, तो ए इंटू एल। यहाँ पर क्या है, एरिया पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम को मैं दिखा देता हूँ थोड़ा टाइम के लिए, जितना भी इंटरवल लिया, डेल टी या सिंपल आप टी से भी दिखा सकते हैं। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो बचेगी मेरे पास कितनी बच जाएगी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी बच जाएगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू एल अपॉन डेल टी। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और फर्दर सोल्व करना चाहें और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड जो है, लाइट जो कितनी स्पीड से चल रही है, सी स्पीड के साथ चल रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ चल रही है। तो वो डेल्टा टी टाइम के अंदर कितनी लेंथ ट्रैवल करेगी, यहाँ पर जो लेंथ जो होगी, एल जो होगी, वो कितनी होगी, हम डेल्टा टी के लिए देख रहे हैं। डेल्टा टी टाइम में वो कितने रीजन पे गिरेगी, तो डेल्टा टी टाइम में वो कितनी लेंथ ट्रैवल करेगी, लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, सी इंटू डेल टी। मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में वो इतनी लेंथ ट्रैवल कर रही है, एल पर सेकंड में मान लीजिए 1 सेकंड में इतनी ट्रैवल कर रही है, तो करेगी कितनी, सी इंटू डेल टी। ओके, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इंटू डेल टी, एल की जगह सी इंटू डेल टी, तो डेल टी से डेल टी कैंसिल। तो ये आ जाती है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। सी को यहाँ से लिख देता हूँ। सेम ऐसे ही ई नॉट स्क्वायर, ओके, सेम ऐसे आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हाफ म्यू नोट डिवाइड में सी बी नोट स्क्वायर करके देखना आपने।
और आपने ये RMS वैल्यू के लिए भी करके देखना है E और B की फॉर्म में ये कितना आता है। कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से कह रहा हूँ, RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ये हमने निकाला मैक्सिमम वैल्यू में। मोस्टली बुक में ये RMS वैल्यू में भी लिखा हुआ मिल सकता है, उसमें अलग एक्सप्रेशन आएगी, 1/2 की जगह शायद 1/4 या सिंपल 1 हो सकता है, जो भी आएगा वो आपने सोल्व करके देखना है। नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी भी कैरी करती है, एनर्जी डेंसिटी भी होती है, उसकी इंटेंसिटी भी होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मोमेंटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उसके पास मोमेंटम भी होता है। कितना मोमेंटम होता है? मोमेंटम जो बताया जाता है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज इक्वल टू U/c, वेयर U इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड c इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सीधा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको? अगर हम फाइंड आउट करना चाहें, इसको जो फाइंड आउट जो किया जाता है, जैसे अगर हम आइंस्टीन रिलेशन यूज़ करते हैं, E = mc², इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? E = mc × c। mc आपके पास कितना होता है? मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। ये c क्या है? वेलोसिटी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? E = p × c। तो p आपके पास कितना हो जाएगा? p = E/c, वेयर E इज द एनर्जी। हमने इसको किससे दिखा दिया? एनर्जी को U से। तो ये आप इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो मोमेंटम जो कैरी करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके पास मोमेंटम कितना होता है? एनर्जी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसमें केस बन जाते हैं, हमारे पास 2 केस बन जाता है। अगर मान लीजिए लाइट जो इंसिडेंट हुई, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इंसिडेंट हुई किसी सरफेस के ऊपर, और वो जो सरफेस जो था वो एब्जॉर्बिंग सरफेस था। एब्जॉर्बिंग सरफेस का मतलब लाइट जो उस पर गिरी वो उसके अंदर ही रह गई, बाहर नहीं आई, रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो उस केस में जो मोमेंटम जो कैरी करेगी लाइट का जो मोमेंटम जो होगा वो इतना होगा, P = U/c। लेकिन अगर आपके पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर आपके पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो गई, उस केस में जो उसका मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो कितना होगा? 2 टाइम U/c। इसका डबल हो जाएगा। डबल क्यों हो गया? क्योंकि मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोल तो नहीं गए? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पर वो इंसिडेंट हुई किसी एंगल पे, आई एंगल पे इंसिडेंट हुई, ये यहाँ पर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन टर्म ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I = एंगल R। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने 10th क्लास में स्टडी कर रखे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये दोनों एंगल इक्वल। रिजोल्व करोगे, मान लीजिए मोमेंटम जितना भी था या वेलोसिटी जितनी भी थी, Vx Vi, ऐसे आप इसको रिजोल्व करोगे। एक कंपोनेंट इधर P cos θ इधर, P cos θ इधर, इसी की वजह से ही आपके पास जो आएगा इसका भी इधर ऐसे करोगे तो ये दोनों आपके पास इधर के साइड, एक इधर sin θ इधर, ये दोनों नेट कैंसिल। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 टाइम P cos θ। थीटा यहाँ पर इक्वल। तो आपके पास कहने का मतलब क्या है? अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू जो आती है, ये सब आप +1 में कर चुके हो, वेक्टर वगैरह जो रिजोल्व किया जाता है ये आप कर लेना। तो वैल्यू जो आती है इन ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो आपको मोमेंटम जो देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है? 2 टाइम U/c। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कितना मोमेंटम कैरी करता है। कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम भी, कंसेप्चुअल जो आपके पास जो कम्पिटिटिव एग्जाम जो उनमें भी पूछ लेता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो इसकी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है फोर्स की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो फोर्स भी एक्सर्ट करती है। जैसे कोई भी सरफेस जिसके ऊपर वो इंसिडेंट हुई है, रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग जैसा भी है, एब्जॉर्बिंग सरफेस, उसके ऊपर वो फोर्स एक्सर्ट करती है। कितना फोर्स एक्सर्ट करती है वो और देखिए। फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फोर्स जो एक्सर्ट करता है हमारे पास सीधा सीधा अगर हम न्यूटन्स लॉ का यूज़ करते हैं तो फोर्स = चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सिंपल फॉर्मूला, बस आप ये सिंपल चीज़ें यूज़ करनी है, कुछ भी मतलब बहुत आसान। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो काफ़ी इजी चैप्टर आपके पास होता है। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास जो चेंज जो हुआ मोमेंटम में, जो अभी हमने देखा, वो जो आपके पास जो है मोमेंटम जो है वो ये भी हो सकता है, U/c हो सकता है। पहले मान लीजिए 0 था, बाद में जब वो एब्जॉर्ब हो गया तो आपके पास ये हो गया U/c। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? U/c। पहले मान लीजिए 0, बाद में हो गया आपके पास जो चेंज जो हुआ 2 टाइम U/c। ये भी तो हो सकता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। तो मान लीजिए हमने ये वाला केस ले लिया, चेंज इन मोमेंटम कितना है? U/c। कितने टाइम में? Δt। तो फोर्स जो एक्सर्ट होगा
जिस भी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई है उस सरफेस पे जो फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो कितना एग्जर्ट होगा, u बाई सी, चेंज इन मोमेंटम u बाई सी इंटू डेल टी। इतना फोर्स जो है, इतने न्यूटन का फोर्स जो है उस सरफेस के ऊपर एग्जर्ट होगा। फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट, प्रेशर भी एग्जर्ट करती है लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, फॉल होती है, वो उसके ऊपर प्रेशर भी एग्जर्ट करती है। कितना प्रेशर एग्जर्ट करती है? प्रेशर आपके पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मान लीजिए जिस भी सरफेस पे वो फॉल हुई है, ये जिस भी सरफेस पे वो फॉल हुई है उसका एरिया ए है, तो प्रेशर जो एग्जर्ट होगा वो कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा। फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इन टर्म ऑफ मोमेंटम। मान लीजिए चेंज इन मोमेंटम u बाई सी है, ये 2u बाई सी भी हो सकता है। ओके, दोनों बता दिया आपको, u बाई सी इंटू ए इंटू डेल टी, u बाई सी इंटू ए इंटू डेल टी। अब जरा इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास क्या बन गया, एनर्जी पर यूनिट एरिया टाइम क्या होती है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये आपके पास क्या बन गई, इंटेंसिटी। तो प्रेशर को आप डायरेक्ट इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आपको उसकी इंटेंसिटी पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो उस इंटेंसिटी को स्पीड ऑफ लाइट c से डिवाइड कर दीजिए, वो आपके पास डायरेक्ट जो है वो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये जो अगर हम बात करें प्रेशर की, जो आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रेशर जो एग्जर्ट करती है वो अप्रोक्सीमेटली 7 × 10⁻⁶, 7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये विजिबल लाइट के लिए है। आगे हम इनको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो स्टडी करेंगे उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, रेडियो वेव, माइक्रो इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, जो भी है, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो विजिबल लाइट जो मतलब जो विजिबल है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो, वो जो प्रेशर जो एग्जर्ट करती है वो इतना प्रेशर एग्जर्ट करती है, 7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब कहने का, अगर आपके पास कोई 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा अगर आपके पास कोई रीजन है, सरफेस है, उसके ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो उसके ऊपर वो इतना फोर्स एक्सर्ट करेगी, 7 × 10⁻⁶ न्यूटन, इतना फोर्स उसके ऊपर लगाएगी। सेम ऐसे अगर आपके पास कोई 2 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा अगर आपके पास कोई सरफेस है तो कितना फोर्स लगाएगी, फाइंड आउट कर सकते हो आप विजिबल लाइट के लिए। विजिबल लाइट इतना प्रेशर जो है एक्सर्ट करती है 1 मीटर स्क्वायर पे, इतना फोर्स। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यहाँ पर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, बोथ आर इन द सेम फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर इन द सेम फेज। सेम फेज का क्या मतलब है, मतलब कहने का जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, जिस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो है, जब t जीरो है उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। जब t/2 है उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो है। सेम ऐसे ही जब t है, स्मॉल t जब कैपिटल T है उस टाइम पे E भी जीरो है, B भी जीरो। यहाँ पर जब आप देखोगे t/4 पे जब आप देखोगे इतने टाइम पे, टाइम पीरियड के 1/4 हिस्से के ऊपर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मैक्सिमम है। तो कोई भी आप जिस भी टाइम पे आप देखोगे दोनों आपको सेम फेज में मिलेंगे, दोनों सेम फेज में हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर जो जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेंगे वो अलोंग वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग आपके पास होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ट्रांसवर्स नेचर होती है। तो ये थी इसकी कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।